तो मैंने आपको जो है बताया है कुछ 15 से 20 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट भी बताया है, वेरी शॉर्ट भी बताया है। ठीक है, और मैंने जैसा कि कहा था कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करा दूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था, वो क्या था लॉन्ग में? वो था डिफाइन पोसोलॉजी, ब्रीफली डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेशन ऑफ डोज। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको टॉपिक नहीं बता रहा, मैं केवल क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए थे उस बेसिस पे आपको उसमें क्या क्या लिखना है, उस बेस पे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और तो इसमें क्या पूछा गया है? डिफाइंड पोसोलॉजी। तो इसमें पहला पूछा गया डिफाइंड पोसोलॉजी, मतलब पोसोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, उसके बाद ब्रीफली डिस्कस करना है वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग जो भी डोज होती है। ठीक है, आपका जो भी फैक्टर है उसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए इसमें क्या है। द वर्ड पोसोलॉजी क्या है आपका? द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। आपको पता है कि जो आपका पोसोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो आपका पोसोलॉजी वर्ड है वो डिराइव किया गया है कहाँ से? और ड्राइव है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से वो लिया गया है, और इसके दो मतलब होते हैं। अगर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं पोसोलॉजी को, तो क्या हो जाता है? एक का मतलब हो जाता है पोशोश और दूसरे का मतलब होता है लोगोश। तो पोशोश में होता है हाउ मच और लोगोस में होता है साइंस। हाउ मच मतलब कितनी और साइंस मतलब विज्ञान। आपको कितनी ड्रग देनी है उसके बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो पोसोलॉजी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर जो है एक ऐसी साइंस है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो? ड्रग और ड्रग डोज का कैलकुलेशन पढ़ते हो, ड्रग के बारे में सारी स्टडी करते हो कि हमें किस पेशेंट को कितनी डोज देनी होगी जिससे वो अच्छा रिस्पांस मिल सके। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है डिजायर्ड हमको मिल सके। तो इसकी डिफिनेशन पूरी देख लेते हैं। दैट मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये आपकी मेडिकल साइंस की ब्रांच है। विच डील विथ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी यूज्ड एडमिनिस्टर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो पोसोलॉजी आपकी क्या है? ये मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप जो है ड्रग की और डोज की क्वांटिटी का अध्ययन करते हो कि हम पेशेंट को कितना देंगे जिसका उसे डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये पता चल गया कि फार्माकोलॉजी है आपकी वो पोसोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हो। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद आप पढ़ोगे ब्रीफली डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, जो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं ड्रग डोज को, तो उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो आपको मैं कुछ फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है वही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, सारे तो इस पर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो 8 से 9 फैक्टर्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फैक्टर्स। तो अब देख लेते हैं फैक्टर्स कि आपके कौन कौन से फैक्टर हैं। अभी आपने पढ़ा पोसोलॉजी क्या होती है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है। ठीक, पोसोलॉजी को आपने डिवाइड करके भी देख लिया, पोसोस मीन्स क्या होता है, लोगोस मीन्स क्या होता है, और पोसोलॉजी के अंतर्गत यानी कि अंडर आप किस चीज़ की स्टडी करते हो उसके बारे में भी आपने जान लिया विथ डिफिनेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है अभी वो फैक्टर्स। हालांकि वीडियो के टॉपिक एक मैंने बनाया है पोसोलॉजी का, उसमें आपके 12-14 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि इजीली आपको आसान हो जाते हैं याद करने में भी, और आप इतना लिख देते हैं तो ये लॉन्ग आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई फार्मूला पूछ लिया, कैलकुलेशन के बारे में पूछ लिया, तो आप जो फार्मूले हैं यंग्स, डिलिंग्स, फ्राइड्स, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो भी फार्मूले हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग जो भी फार्मूले हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट इसमें आपको केवल फैक्टर पूछा था तो आपको फैक्टर्स के बारे में केवल एक्सप्लेन करना है। तो आइए देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग।
ठीक है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक डोज को और एक ड्रग को, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला आपका है एज, दूसरा आपका है सेक्स, तीसरा आपका बॉडी वेट, चौथा आपका है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा आपका है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ डिजीज, फिर आपका सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, हैबिचुएशन, एक्युमुलेशन एंड टर्पिफैलेक्सिस। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि ये फैक्टर्स जो हैं आपको कैसे क्या करना है। इसके बारे में ऐसे नहीं कि आपने डिफिनेशन लिख दिया पोसोलॉजी का और आपने 16 फैक्टर्स लिख दिए, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन क्वेश्चंस जो भी आपके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करते तब तक आपका पूरा आंसर नहीं होता लॉन्ग टाइप में, ठीक है। अगर 2 नंबर में है तो आप मान के चलिए ऐसे लिख देंगे, चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में भी ये नहीं चलेगा, ये केवल वेरी शॉर्ट में हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एज। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डोज होती है, कोई भी ड्रग है आप, तो हर एज के पेशेंट्स को अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है। ऐसा तो नहीं कि पैरासीटामॉल 450 mg की एक एडल्ट पर्सन को दी जाती है तो वो छोटे बच्चे को दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एडल्ट डोज क्या होती है? जो कि 17 क्रॉस होते हैं, जो एक एज होती है बालिग होने की, ठीक है, उसको हम एडल्ट डोज मानते हैं। और जैसे कि 450 mg तो हम पूरी डोज उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर एज एक छोटा बच्चा है और एक एडल्ट पर्सन है जैसे कि मैं या आप सब, ठीक है, तो क्या करते हो कि आपने 450 mg की तो पैरासीटामॉल खा ली, लेकिन अगर वही ड्रग आपको छोटे बच्चे को देनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर पूरी दे देंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो उसको क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके छोटे बच्चे को देंगे ताकि क्या हो, डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो। इसके लिए एज बहुत मायने रखती है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको कम डोज, बड़ा है एडल्ट है तो उसको नॉर्मल डोज, और अगर वो बूढ़ा है तब भी आपका क्या होता है, डोज को कैलकुलेट करके ही देना पड़ेगा। सेक्स मेल और फीमेल, ठीक है, आपको पता है कि मेल को जो रिक्वायर्ड होती है ड्रग वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन फीमेल्स जो होती हैं उनको कम अमाउंट में, कम पावर में अगर ड्रग दे दी जाती है तो इजीली असर करती है। क्यों करती है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में भी आप सारा लिख लीजिएगा कि जो है मेल्स के मुकाबले जो फीमेल्स होती हैं उसमें कम जो है ड्रग की क्वांटिटी लेने पर डिज़ायर्ड एक्शन मिलता है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है, ज़्यादा जो है क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। बॉडी वेट नॉर्मल जो आपकी डोज मार्केट में अवेलेबल है वो 70 kg एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करके बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको अच्छा रिस्पांस लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर आपको अच्छा रिस्पांस लेना है तो जैसे कि आप कैलकुलेट करोगे, जैसे कि आपका 70 kg वेट है तब तो चलो ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन आपका वेट अगर उससे ज़्यादा होता चला जा रहा है, 1 कुंटल 40 किलो मतलब 140 के समथिंग पहुंच जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डोज उस पर असर नहीं करेगी। तो उसके लिए कैलकुलेट करके उसको ड्रग का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसकी कम डोज होती है खाने की, एडल्ट होता है उसकी ज़्यादा डोज होती है, उसी तरह इसमें भी होता है कि कम वेट वाला जो है उसके लिए कम ड्रग की ज़रूरत होती है, लेकिन जो है अगर वेट ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट बहुत मायने रखता है किसी ड्रग से अच्छा रिस्पांस पाने के लिए, ठीक है, कि आप किस रूट से दे रहे हैं। अगर आपके बहुत तेज़ बुखार है, ठीक है, आपने ड्रग लिया फिर वो ADMA को फॉलो करेगी देन सब कुछ होगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। लेकिन अगर वही PCM आप क्या करें, डायरेक्ट इंजेक्ट करवा लें, ठीक है, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका रैपिड एक्शन मिलता है। तो जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है किसी भी ड्रग के रिस्पांस की, तो वो कम हो जाती है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे आपको ड्रग देनी है, ठीक है। आपने कोई ड्रग दी और वो उसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहा,
उस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको टाइमली ड्रग देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कंसंट्रेशन लो या हाई हो सकता है। ठीक है, फिर प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, अगर आपके लीवर सिरोसिस है, ठीक है, तब भी आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस केसेस में जो आपकी मेडिसिन हैं चेंज हो जाएंगी डिज़ायर्ड एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी दी जाती है। फिर सिनर्जिज्म, ठीक है, अच्छे पावर के लिए दो ड्रग्स जैसे कि 1+1=2, ठीक है, तो जो दो ड्रग्स मिला के आपको ड्रग दिया जाता है, कम्बिनेशन जो ड्रग का दिया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। एंटागोनिज्म में जैसे कि आप पॉइजन वगैरह खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, तो जो इसके जस्ट अपोजिट ड्रग का मतलब एक्शन होता है वो एंटागोनिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर आपका हैबिचुएशन, जो ड्रग बार बार लेते रहते हैं और हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये फैक्टर है कि अगर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा लेना है तो उसके लिए ये फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपका एक्वामुलेशन, ठीक है, एक्वामुलेशन के बारे में भी अच्छा पढ़ लीजिएगा आप। और नेक्स्ट है आपका टॉकीफाइलैक्सिस। टॉकीफाइलैक्सिस भी आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है। जैसे कि कोई आपने ड्रग ली, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो बार बार ड्रग लेते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ड्रग ली और वो ड्रग जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गई, उसके बाद वो 8 घंटे बाद ही जो है आपको ड्रग लेनी है, लेकिन आपने क्या किया, आप उसको बार बार ले रहे हो, 8 घंटे का टाइम है उसका और आप 4 घंटे पे ले रहे हो, तो क्या हो जाता है, आप जब ड्रग बार बार ले रहे हो तो ऑलरेडी पहले से वो रिसेप्टर पे बाइंड हो चुकी है, तो वो रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है, तो और ड्रग एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो ड्रग जो है आपकी बॉडी में ही रहेगी, जिसकी वजह से टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से हार्म आपकी बॉडी को हो सकता है। तो उस केसेस में भी ऐसा आपको ये फैक्टर देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से लिखना है। आपको पोसोलॉजी की मैंने डिफिनेशन बता दी, उसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन बता दिया। देन आपको फैक्टर अफेक्टिंग डोज भी हमने आपको बता दी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर आपको ये सारे फैक्टर लिखना है, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना। अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आया तो आप कैसे लिखोगे, आप पोसोलॉजी लिखोगे, पोसोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। डिफिनेशन लिखने के बाद फिर क्या करोगे, ये फैक्टर अफेक्टिंग डोज की हेडिंग डालोगे, इसके बाद ये सारे लाइन से आप लिख डालोगे जो भी आपके ये फैक्टर्स हैं। फिर इन फैक्टर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना, तो आपका 3 से 4 पेज अच्छे से कवर भी होगा और आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आप लेकिन इनको ऐसे मत छोड़ के आइएगा, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करके आइएगा। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। एज में 2-3 लाइन की डिफिनेशन है, सेक्स में भी 2-3 लाइन की डिफिनेशन है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी आपको नॉर्मल लिखना है कि नॉर्मल बॉडी वेट कितना होता है और उससे ज़्यादा हुआ तो क्या है। एज में आपको लिखना, सेक्स में लिख देना है कि मेल और फीमेल में क्या रिक्वायरमेंट रहती है। ये सारे फैक्टर्स हैं। टॉकीफाइलैक्सिस के बारे में लिख देना, एक्युमुलेशन के बारे में लिख देना, हैबिचुएशन के बारे में लिख देना, लेकिन इसको एक्सप्लेन जरूर करना। विदाउट एक्सप्लेन किए अगर आप आएंगे तो आपका बेकार हो गया क्वेश्चन करना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइज। अब जो है नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 था, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसको मैं कल आपको सॉल्व करवाऊंगा।